तो दोनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर आपने सबसे पहले चीज़ जो है वो याद रखनी है कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम इज़ एक्चुअली ग्लोमेरुलस डिपेंडेंट, के उसके अंदर आपका जो ग्लोमेरुलस है वो इन्फ्लेम्ड हो। क्या हो आपका जो ग्लोमेरुलस है वो क्या हो आपका इन्फ्लेम्ड, यानी कि इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलस है। उसकी वजह से जब आपका ग्लोमेरुलस इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी जो आरबीसीज़ हैं, जो आपके आरबीसीज़ हैं वो कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, यूरिन के अंदर। ठीक है, तो आपके आरबीसीज़ कहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, यूरिन के अंदर। प्लस आपको जो जीएफआर होता है वो क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। आपको पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया प्लस हाइपरटेंशन की हिस्ट्री देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज़ नेफ्राइटिक डिजीज़। आरबीसीज़ नज़र आ रहे हो, आपका जीएफआर कम हो रहा हो, आपको ओलिगोयूरिया, एजोटीमिया और हाइपरटेंशन की जो है वो सिम्टम नज़र आ रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू नेफ्रोटिक डिजीज़, नेफ्रोटिक के अंदर आपके जो पोडोसाइट्स होते हैं, जो आपके चार्ज बैरियर्स होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं, या आपके जो प्रोटीन बैरियर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको मैसिव प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। अगर प्रोटीन बाहर आ रहा है, ऑनकोटिक प्रेशर कम, आपका जो प्रोटीन है एल्बुमिन है वो आपका कम हो रहा है, तो उसके ऑनकोटिक प्रेशर कम, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा, तो उसकी वजह से एडिमा भी देखने को मिलता है। एडिमा के साथ साथ आपको हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया भी देखने को मिलता है, प्लस हाइपर लिपिडीमिया भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको फैटी कास देखने को मिलते हैं, यानी कि अब जब आपका पोडोसाइट्स वगैरह डैमेज हो जाए, जो प्रोटीन को आपको बैरियर होता है, जब वो डैमेज होता है तो उसके अंदर आपको एल्ब्यूमिन के साथ साथ, यानी कि प्रोटीन जो आपका डैमेज हो रहा होता है उसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया के साथ साथ फैटी कास्ट भी आपको देखने को मिल रहे होते हैं। क्लियर? नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक के अंदर ये दोनों कंडीशंस होती हैं। अब बिफोर द डिजीज़ आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ पोडोसाइट्स, व्हाट इज़ मेसेंजियम। खैर ये मैंने आपको ना ग्लोमेरुलर की एनाटॉमी में भी बताया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज़ इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपका फ़िल्टर वॉल होता है, आपका फ़िल्टर लगा होता है, जो आपकी जो चीज़ें हैं जो जिनकी साइज़ कम हो और जो क्या कहते हैं विदाउट जो नेगेटिव चार्ज जो है वो आ रही हों, वो आपकी फ़िल्टर आउट हो सकती हैं। पोडोसाइट्स का मतलब यह है कि पोडोसाइट जो होता है वो आपको विज़रल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, यानी कि बाहर के ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो होते हैं वो होते हैं, और ये आपकी प्रोटीन को रोकने के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव अ चार्ज। तो ये आपके प्रोटीन बैरियर्स होते हैं, ये आपको प्रोटीन को ज़ाया होने नहीं देते। फिर आपका आ जाता है मेसेंजियम या मेसेंजियल, ये आपको ग्लोमेरुलस को सपोर्ट दे रहा होता है, और इसको हम कहते हैं सेंट्रल सपोर्ट फ्रेमवर्क। फिर आपका आ जाता है लाइट माइक्रोस्कोप, विच इज़ नॉर्मल हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोप, जो आपकी प्रेजेंस जो होती है उसमें हम नॉर्मली देखे देते हैं। इम्यूनोफ्लोरेंस के अंदर हमने ये देखना होता है कि जहाँ आपके एंटीबॉडी जो होते हैं वो आपके जो फ्लोरेसेंट है वो डाई के साथ साथ जो होते हैं वो डिपॉजिट होते दिखाई देते हैं, आइदर ग्रैनुलर है, लीनियर है, या आपके एब्सेंट या पॉकी इम्यून है। फिर आपका आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आपको सब एंडोथेलियल मेसेंजियल इंट्रामेम्ब्रेनस देखने में आपको हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती है कि जो आपने जो सा वो याद रखनी होती है। स्टार्ट करते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम से। तो कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम के पहली डिजीज़ आती है इन्फेक्टेड रिलेटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ये एक ऐसी क्लासिक पोस्ट इन्फेक्शस नेफ्राइटिक सिंड्रोम है जिसमें इन्फेक्शस के बाद, यानी कि आपका इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन के बाद आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स जो सा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ग्लोमेरुलस के है वो उसमें जो सा वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो आपका ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो चाइल्ड आपके पास प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर जो चाइल्ड होता है वो आपके पास प्रेजेंट करता है विद कोला कलर्ड यूरिन, विद कोला कलर्ड यूरिन 2 to 4 weeks आफ्टर स्टेप थ्रॉट इन्फेक्शन, यानी कि उसको 2-3 हफ्ते पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था थ्रॉट का,
मतलब उसका गला ख़राब हुआ था, उसको गले के मसले हुए थे, और 2-3 हफ्ते बाद जाके यानी कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ यानी कि पोस्ट, यानी कि पहले कोई ना कोई मसला हुआ हो, ठीक है, और फिर उसके बाद जाके उसको जो है ना ये पोस्ट इन्फेक्शियस रिलेटेड ग्लोमेरुलर हुआ, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर जो पिक्चर हमें नज़र आ रही होती है वो होती है नेफ्राइटिक की पिक्चर विद सब एपिथेलियल हम्स। अब वो आगे सारा लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। वो कहता है कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विद कंजप्टिव हाइपोकम्प्लीमेंटीमिया, यानी कि आपका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका एंटीजन एंटीबॉडीज़ जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे ये समझ लें कॉम्प्लेक्स है, ये क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलेट, फिर टिश्यूज़ के ऊपर जाके जो होता है वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट, टिश्यूज़ के ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। टिश्यूज़ के ऊपर डिपॉजिट होकर ये आपके कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। जब कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो तब जाके इनकी जो है वो इन्फ्लामेशन जो होता है, वहाँ की इन्फ्लामेशन जो होता है वो होती है। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट बैक्टीरिया की किडनी में जो होता है वो क्या कर रहा होता है, अटैक नहीं कर रहा होता। प्रॉब्लम जो होता है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो रही होती है। यानी कि आपका जो बैक्टीरिया वो किडनी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, आपका अपना जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसकी जो है वो डिपोजिशन हो रही है। कंसेप्टिव हाइपो कॉम्प्लीमेंटीमिया का जो है वो मतलब ये होता है कि आपकी जो कम्प्लीमेंट का जो लेवल है वो क्या है, लो, और कंसेप्टिव का मतलब क्या है कि जो कम्प्लीमेंट है वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेशन हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी में जो कम्प्लीमेंट का जो लेवल है, कम्प्लीमेंट्री सिस्टम का जो लेवल है वो लो है। यानी कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का जो कम्प्लीमेंट है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करते करते आपकी जो कम्प्लीमेंट है C3 वगैरह है उनको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, और इनके ऊपर जाके जो है इसकी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए पोस्ट इन्फेक्शियस, सिर्फ आपने याद रखना है कि पहले से पोस्ट इन्फेक्शियस पहले से कोई उनको मसला चल रहा हो, ठीक है ना। पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इज इक्वल टू लो कम्प्लीमेंट सिस्टम, क्यों, उसकी डिपोजिशन, अब सारी बात, एक चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो उसकी कमी हो जाएगी ना, तो लो कम्प्लीमेंट सिस्टम ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि अगर पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है और आपको कम्प्लीमेंट सिस्टम नजर आ रहा है तो इट मीन इम्यून इट इज़ अ पोस्ट इन्फेक्शियस रिलेटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। वो कहता है कि चिल्ड्रन, मैंने आपको बता दिया कि 2 से 4 हफ्ते बाद जो है वो आपके पास आता है कि पहले उसको जो है वो कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ था गले या स्किन वगैरह का, ठीक है, उसको स्टेप थ्रॉड या स्किन का इन्फेक्शन हुआ था, और 2 से 4 हफ्ते बाद जो है उसको नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो आपका इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है वो आपकी जो है वो कंज्यूम हो रहा है, और वहाँ पे आके जो है वो डिपॉजिट होने में जो है उनको टाइम लग रहा होता है, और वो वहाँ पे डिपॉजिट हो रहे होते हैं। वो कहता है अडल्ट के अंदर वो क्या कहता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन एडिशनल कॉजेटिव एजेंट, यानी कि बच्चों में आपका जो क्लासिक होता है वो होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है, और अडल्ट के अंदर आपका स्टेफ होता है, ठीक है ना। स्टेफ के अंदर स्टेफ भी जो है वो काज कर देता है। फिर वो कहता है इनलार्ज एंड हाइपर सेलुलर ग्लोमेरुलाई, लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको जो ग्लोमेरुलाई हैं वो स्वेलो नजर आते हैं, और उनके जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो जब भी आपका इम्यून कॉम्प्लेक्सेस या कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्ट करता है प्लस आपके इन्फ्लामेटरी सेल से, तो वो जो आपका ग्लोमेरुलस है वो आपको क्या हो जाता है, क्राउडेड ग्लोमेरुलस हो जाता है, जो हम आप अभी आपके पीछे भी पढ़ के आए हैं कि विच इज़ अ क्लासिक साइन ऑफ इन्फेक्शियस रिलेटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। फिर वो कहता है ग्रेनुलर, आपको ग्रेन्यूल्स, वही कि जो ग्रेन्यूल्स हैं ग्रैनी टाइप यानी कि दानेदार जो है वो अपीयरेंस आपको नजर आती है, विच स्टारिस का अपीयरेंस, लंपी बम्पी ड्यू टू IgG IgM C3 डेपोजिशन अलॉन्ग GBS विद मेसेंजियम। वही बात है कि आपके जब डिपॉजिट जब ये चीज़ें जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं तो आपको रैंडम डॉटेड ग्लोइंग जो सा होता है वो डिपॉजिट्स देखने को मिल रहे होते हैं, रैंडम डॉटेड ग्लोइंग डिपॉजिट्स ये आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपकी जो इम्यून ग्रैनुलर या स्टारिस का अपीयरेंस का मतलब ये होता है कि आपके जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो पैची डिपॉजिटेड होते हैं, पैची मतलब पैच लाइक, तो उसी वजह से उसमें आपके IgM है, IgG है, IgM है, आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन या मेसेंजियम के ऊपर आपके जब ज़्यादा ज़्यादा जो सर है वो आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको ग्रैनुलर या स्टारिस का अपीयरेंस जो है वो देखने को मिल रही होती है, ये पूरा। अब जब आप इसका MCQs करेंगे कि कोई भी बच्चा आपके पास आया है और उसको पहले कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ था, मतलब पहले कोई इन्फेक्शन हुआ थ्रॉट का, स्किन का इम्पैक्ट या कुछ भी ऐसा इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद 2 से 4 बाद उसको नेफ्राइटिक की जो है वो पिक्चर जो है नजर आ रही है, उसको अंदर हमें ग्रैनुलर कास्ट या लंपी बम्पी अपीयरेंस जो है वो नजर आ रही है, तो इट इज़ अ क्लासिकल साइन ऑफ इन्फेक्शियस रिलेटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर हमें सब एंडोथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स नजर आता है, ये मैंने आपको भी बता दिया कि आपको जो पोडोसाइट्स हैं और ग्लोमेरुलस के दरमियान जो आता है वो आपको क्या नज़र आते हैं, एक डिपॉजिट्स नज़र आते हैं विच इज़ लंपी पम्पी और हम्स टाइप, ठीक है ना। हम्स का मतलब ये होता है कि जो डोम लाइक अपीयरेंस होती है, ऐसे डोम लाइक अपीयरेंस जो होता है वो हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। फिर आ जाता है IgA नेफ्रोपैथी या बर्गर या कह लें या बर्जर कह लें, ये डिजीज़ जो होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो नेफ्राइटिक डिजीज़ होती है ना उसके अंदर जो IgA है
IgA, इसके अंदर आपने IgA को नहीं बोलना। पीछे के अंदर आपने इन्फेक्शस रिलेटेड का मतलब है कि पहले इन्फेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। एनेफ्राइटिक की पिक्चर नज़र आ रही है। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर आपको जो IgA हैं उनको आपने उनकी डेपोजिशन देखनी होती है मेसेंजियम के ऊपर, ठीक है। मेसेंजियम का मैंने आपको अभी पीछे बताया कि आपकी जो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी होती है, सेंट्रल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करी होती है। तो IgA की जो है वो वहाँ पे डिपोजिशन जो है होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर वही नेफ्राइटिक की जो है वो पिक्चर होती है कि आपको हेमाचूरिया नज़र आ रहा होता है, यानी कि आपको RBCs मिल रहे होते हैं, विच अकर विद रिस्पायरेटरी और जेंट इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से आपको क्या नज़र आ रहा हो, आपको पेशाब के अंदर, आपको यूरिन के अंदर आपको RBC जो होते वो नज़र आए। अकर कंकरेंटली विद रिस्पायरेटरी और जेटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है ना, यानी कि आपको IgA नेफ्रोपैथी के अंदर हीमेचूरी इन्फेक्शन के साथ है, ठीक है ना, और आपको जो पोस्ट इन्फेक्शन था जो ऊपर हमने पढ़ा है उसके अंदर हीमेचूरी इन्फेक्शन 2 से 4 हफ्ते के बाद, इसके अंदर जो IgA नेफ्रोपैथी है ये हीमेचूरिया इन्फेक्शन के साथ है, यानी इन्फेक्शन हो रहा है साथ साथ आपको हीमेचूरिया भी मिल रहा है। लेकिन पोस्ट इन्फेक्शन में आपको 2 से 4 हफ्ते पहले इन्फेक्शन होता है और उसके बाद जाके अब चीज़ें मिल रही हैं, तो वो विच इज़ पोस्ट इन्फेक्शन। IgA सिक्रेटेड बाय मेसेंजर म्यूकोजल लाइनिंग, यानी कि म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ व्हाट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और GI ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और GI ट्रैक्ट। तो जब म्यूकोजल इन्फेक्शन होता है तो IgA जो है वो आपको स्ट्रॉन्गली जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही होती है, ठीक है। तो इस डिजीज़ के अंदर आपको एबनॉर्मल IgA जो होता है उनकी डिपोजिशन देखने को मिली होती है आपकी कहाँ पे, मेसेंजियम के ऊपर, और ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेशन देखने को मिली होती है। फिर वो कहता है रीनल पैथोलॉजी ऑफ IgA वेस्कुलाइटिस, यानी कि आपको कोई ना कोई स्किन या सिस्टेमिक जो है वो इन्फेक्शन हुआ, जैसे कि हिनॉज स्कोलिन पुरपुरा, ठीक है ना, हिनॉज स्कोलिन पुरपुरा, जिसे हम HSP भी कहते हैं, जिसके अंदर आपका पुरपुरा पाल्पेबर हो, एब्डोमिनल पेन हो, आर्थराइजिया हो, कोई ना कोई रीनल की बीमारी हो, ठीक है। तो उसकी जो किडनी की बायोप्सी की पिक्चर होती है उसमें क्या होता है, हमें IgA वेस्कुलाइटिस हमें देखने को मिल रहा होता है, यानी कि IgA की जो है वो डेपोजिशन देखने को मिल रही होती है। फिर वो कहता है हमें मैसेंजर की जो है वो प्रोलिफरेशन देखने को मिल रही होती है आपकी लाइट माइक्रोस्कोपी के ऊपर, कि आपकी जो IgA है वो उसके डेपोजिशन देखने को मिल रही है लोकली। फिर आपको IgA बेस्ड IC डिपॉजिट इन मेसेंजियम देखने को मिल रहा होता है, यानी कि आपके इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर आपको जो मेसेंजर एरिया है उसके अंदर आपको IgA की जो है वो डिपोजिशन देखने को मिल रही होती है, विच इज़ द क्लासिकल साइन ऑफ बर्गर डिजीज़। और इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर भी आपको जो कॉम्प्लेक्स है जो है वो देखने को मिल रहा होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स, उसकी भी डेपोजिशन देखने को मिल रही होती है। क्लियर। तो IgA में आपका इन्फेक्शन हो रहा है, साथ साथ आपको RBCs भी देखने को मिल रहे होते हैं, विच इज़ हीमाचूरिया, आपको हीमाचूरिया भी देखने को मिल रहा होता है विद इन अकर विद रिस्पायरेटरी GI इन्फेक्शन। अब अगर आपके म्यूकोजल डैमेज हो रहा है तो आपको IgA की डेपोजिशन होगी, तो आपको प्लस आपको IgA की जो डेपोजिशन। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ की, विच इज़ रैपिडली प्रोग्रेसिव क्रीसेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रीसेंटिक को भी समझाऊंगा कि क्रीसेंटिक क्या होता है, और रैपिडली प्रोग्रेसिव का क्या मतलब होता है, कि ऐसी बीमारी कि एक सिर्फ ये नहीं है कि इसमें कोई एक सिंगल डिजीज़ हो रही है, इसके अंदर सीवियर नेफ्राइटिक इंजरी हो रही होती है, और इसका जो हॉलमार्क होता है वो आपने याद रखना है कि इसके अंदर एक तो रैपिडली, क्योंकि रैपिडली है तो इसके अंदर जो रैपिडली जो GFR है वो इसका बिल्कुल डिक्लाइन हो जाता है, और इसके अंदर जो क्रीसेंट्स हैं वो हमें बायोप्सी के ऊपर क्या हो रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। हम अपना जो सा स्टार्ट करते हैं कि पुअर प्रोग्नोसिस, मल्टीपल काजेज़, यानी कि इसका पहली बात है कि रैपिडली प्रोग्रेसिव है, आपका GFR जो है वो डिक्लाइन जा रहा है, ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, बिल्कुल चीज़ जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। मल्टीपल काजेज़ हैं, आइदर टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इन गुड पॉस्चर सिंड्रोम। इसका मतलब तो हम आगे जाके देखते हैं कि वाई दिस इज़ गुड पॉस्चर टाइप, मतलब ये क्या होता है, लेकिन आपको पहले बताता हूँ कि जो क्रीसेंट्स हैं वो बनती क्यों हैं। अब जब आपकी जो क्रीसेंट्स हैं, ये जब भी आपकी ग्लोमेरुलस बहुत सीवियर डैमेज हो जाती है ना, तो जो फाइब्रिन और प्लाज्मा होता है ना, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन्स, वो उसकी जो है ना वो बोमेन से जो है वो लीक जो होता है ना वो करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जब भी आपका ग्लोमेरुलस डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी फाइब्रिन और प्लाज्मा क्या करना स्टार्ट हो जाते हैं, लीक होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं बोमेन स्पेस से। जब वो लीक हो जाते हैं तो वो आपके पाराइटल एपिथेलियम से जाके जो है रिएक्ट करते हैं, पाराइटल एपिथेलियल सेल से जाके जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट करते हैं। जब वो उनसे जाके रिएक्ट करते हैं तो उनकी रिएक्शन में आपका मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स आते हैं, भी यार लड़ाई हो गया पहुँचो, तो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स जो है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। और जब वो वहाँ पे आते हैं तो वो क्या बना देते हैं, हाफ मून शेप लीजन जो होता है वो बन जाती है, हाफ मून लीजन, ठीक है। इसको कहते हैं आपका क्रीसेंट, यानी कि सीवियर ग्लोमेरुलस रप्चर और इंजरी, और उसके ऊपर फिर जो है आपके मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स आए और फिर वो एट द एंड क्या बन जाता है, आपका हाफ मून शेप लीजन जो होता है वो बन जाती है। अब इसकी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की 3 मेजर कैटेगरीज़ हैं, ठीक है ना। पहली आपकी आ जाती है आपकी NTGBI,
यानी कि आपकी गुड पॉस्चर टाइप। नंबर 1 इज़ एंटी GBM गुड पॉस्चर टाइप, यहाँ पे लिखी हुई है आपकी गुड पॉस्चर सिंड्रोम विच इज़ एंटीबॉडी टू GBM। ठीक है, पहली आपकी क्या है ये। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ होती है ना वो डायरेक्टली आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके जो है वो अगेंस्ट जो है वो बन रही होती है। यानी कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डायरेक्टली आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या कर रही होती हैं, जो है ना वो एक्ट कर रही होती हैं। अगर सेम एंटीजन यानी कि आपका सेम एंटीजन एल्वेओलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी हो तो उसमें यानी कि आपके जो एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडीज़ आपको ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहे हो और अगर आपके सेम एंटीजन आपके एल्वुलर यानी कि लंग्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी हों तो वो ये आपकी जो से लंग्स हैं वो भी इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे तो एक्ट करता है आपके जो एल्वुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यानी कि लंग्स की, उस पर भी जो है वो क्या जाके अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए गुड पॉस्चर टाइप में आपको दो चीज़ें मिल रही होती हैं, एक हेमाचूरिया किसके डैमेज की वजह से, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से, डैमेज की वजह से। सेकंड वन इज़ हेमोप्टाइसिस लंग्स की डैमेज होने की वजह से। ठीक है, अब जब आपका एंटीबॉडी मतलब गुड पॉस्चर टाइप के अंदर या गुड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस कैसा मिल रहा होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको मिल रहा होता है लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपको क्यों मिल रहा होता है, बिकॉज एंटीबॉडीज़ होती हैं वो डायरेक्ट आपके ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाती हैं। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आपकी डायरेक्ट आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऐसे बाइंड कर जाती हैं, ऐसे करके। ठीक हो गया, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पर आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है एक ग्लोइंग लाइन जैसी जो है वो दिखाई देती है, यानी कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ग्रोइंग सा दिखाई देता है, ये ऐसे मतलब कि जो लाइट टाइप जो है ना वो स्ट्रेट ग्लोइंग लाइन जैसी जो सा दिखा देता है। तो इसलिए लीनियर अगर है इम्यूनोफ्लोरेसेंस अगर आपको लीनियर दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स इट इज़ अ एंटी GBM डिजीज़, यानी कि गुड पॉस्चर सिंड्रोम में जो एंटी GBM डिजीज़ है, आपके एंटीबॉडीज़ आपके ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ लीनियर। ठीक है, और ग्लोमेरुलर जो सा वो ग्रैनुलर क्यों नहीं होती, वो आगे जाके हमने पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो डिपॉजिट्स हैं जो डिपॉजिट्स होती हैं वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का एक रैंडम नहीं होती, वो एक पूरी जो है वो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन को टारगेट कर रही होती है। लेकिन ग्रैनुलर के अंदर आपके सिर्फ डॉट्स बनते होते हैं, जस्ट लाइक जैसे दानेदार चीज़ होती है ना, ग्रैनी। ठीक है, फिर आ जाता है आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स रैपिड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है कि आपकी जो डिजीज़ होती है उसके अंदर जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होती है यानी कि मेजर इंजरी होती है, लेकिन इतनी सीवियर हो जाती है कि आपकी जो क्रीसेंट पैटर्न है वो जहाँ से बन जाता है। अब उसके अंदर आपका आ जाता है पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और आपका आ जाता है ल्यूपस नेफ्राइटिस। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस पोक्योम्यून। ठीक है ना, और इसके अलावा आ जाता है आपका ये माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। ठीक है ना, और ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, यानी कि तीन किस्म के आपने यहाँ पे देख लिया, एक नेगेटिव और एक ग्रैनुलर। अब आपको मैंने लीनियर का जो सा होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, आप ये पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका ल्यूपस नेफ्राइटिस हो सकता है। और इसके अंदर जो क्रीसेंट पैटर्न होता है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होती हैं इसके अंदर ग्लोमेरुलस ये ग्रैनुलर इसलिए होता है इनके अंदर क्योंकि जो कॉज होती है वो स्टिल आपकी क्या होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ही होती है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर के अंदर आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जाकर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रैनुलर के अंदर आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होती हैं वो होती हैं, और पोकियो इम्यून के अंदर जिसके अंदर हमें नेगेटिव देखने को मिल होती है, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस या पोकियो इम्यून, उसके अंदर क्या होता है, पोकी का क्या मतलब होता है, वेरी लिटल, क्या मतलब होता है, लिटल, यानी कि मतलब बहुत कम या ना होने के बराबर। अब सीवियर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस तो होती है, क्रीसेंट्स भी होती हैं, मतलब डिजीज़ तो है ना, लीनियर के अंदर भी तो ग्लोमेरुलस ये रैपिडली ग्लोमेरुलस बीमारी हो रही है, नेगेटिव के अंदर भी यही चीज़ हो रही है, ग्रैनुलर में हो रही है। मसला ये आ रहा है कि लीनियर के अंदर एंटीबॉडीज़ डिपॉजिट हो रही है, तो हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, ग्लोइंग लाइन। ग्रैनुलर के अंदर हमें ग्रैनी टाइप नज़र आ रही है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो सा वो डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव के अंदर या पोकियो इम्यून के अंदर किसी किस्म की भी कोई भी डिपोजिशन नहीं हमें देखने को मिल रही होती, यानी कि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो रहा है, क्रीसेंट भी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपको मेजर आईजी डिपोजिशन या C3 प्रोमिनेंट नहीं होता, कम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोमिनेंट नहीं होता, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन नहीं होती। यहाँ पे आपकी जैसे ग्रैनुलर के अंदर आपकी इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो रही थी ना, लेकिन यहाँ पे आपकी एंटीबॉडीज़ की हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो ग्रैनुलर है, जो आपकी नेगेटिव है या पोकियो इम्यून है, यहाँ पे आपकी किसी भी किस्म की जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसकी डिपोजिशन नहीं हो रही, बल्कि इट इज़ रिलेटेड टू एन का एसोसिएटेड, वो मैं आपको बताता हूँ, एन का एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस इन्फ्लामेशन।
ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलोटोसिस विद पोलियंजाइटिस या मैक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, ग्लोमेरुलोटोसिस विद पोलियंजाइटिस, ठीक है, एसिनोफिलिक ग्रैनुलोमाटोसिस विद पोलियंजाइटिस, ठीक है। क्योंकि जो किडनी है उसमें विजिबल जो इम्यून जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इसके अंदर जो होता है वो बिल्कुल होते ही नहीं है। सो इट इज़ रिलेटेड टू एन अदर डिजीज विच इज़ एन का एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस, और हम एन का, सी एन का, पी एन का जो है वो पॉजिटिव जो है वो आगे जाके पढ़ना है। आगे वो कहते हैं कि आपकी जो क्या कहते हैं गोल्ड पॉस्चर सिंड्रोम जो सा होता है वो उसके अंदर जो हमें ग्लोमेरुलस देखने को मिले, नेक्रोसिस और क्रिस्टल फॉर्मेशन देखने को मिले, पोकियो इम्यून के अंदर कोई डिपॉजिट नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसके अंदर अंडरलाइन। अब इसको आपने याद कैसे करना है, मैं आपको उसकी याद का बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, भूल जाता है, मुझे भी भूल जाता है ऑफकोर्स। इसको थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्चुअल आपको देखना पड़ेगा कि आपने पहले याद रखना है कि रैपिडली ग्लोमेरुलस डिजीज़ है, उसके अंदर आपकी किडनी सवेयर जो होता है वो डैमेजली हो रही है, उसका कोई प्रोग्नोसिस नहीं है। उसके अंदर आपको 3 किस्म की आपकी डिपेंड होती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्रिसेंट तो आपको देखने को मिलता है, क्रिसेंट मून आपको देखने को मिल रहा होता है बिकॉज ऑफ सवेयर किडनी इंजरी। सवेयर किडनी इंजरी हुई, सवेयर क्रोनिक किडनी यानी कि इंजरी हुई, जिसकी वजह से आपको क्रिसेंट मून स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, क्योंकि आपको बोमेंस पे डैमेज हुआ, फिर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। डिपेंड करता है कि आपका इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर क्या नजर आ रहा है। अगर आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस की हिस्ट्री दी हुई है एग्जाम के अंदर और वो बताता है कि इट्स अ लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, तो आपने समझ जाना कि इट इज़ अ एंटी GBM, यानी कि आपके जो एंटीबॉडीज़ हैं वो जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, या इट्स अ गुड पॉस्चर, ठीक है, अगर लीनियर है। अगर आपका ग्रैनुलर है तो ग्रैनुलर के अंदर आपके इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है, तो मतलब ग्रैनी टाइप दानेदार, तो इसका क्या मसला हो रहा है कि इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं। अगर वो कहता है पोकियो इम्यून या नेगेटिव है, तो पोकियो में क्या होता है, हमें किसी किस्म की भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट नजर आ रही होती है, हमें कोई किसी किस्म की भी एंटीबॉडीज नहीं, स्टिल तीनों के अंदर आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो रही है, आपको क्रीसेंट भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पोकियो इम्यून के अंदर आपको एन का वेस्कुलाइटिस बिकॉज ऑफ एन का वेस्कुलाइटिस होता है, एन का वेस्कुलाइटिस देखने को मिल रहा होता है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एंटीबॉडीज़ और एनी इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो इम्यूनो फ्लोरेसेंस के अंदर इसके ऊपर किसी किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इस डिजीज़ में क्या होता है कि यूजुअली जो आपका SLE है, यानी कि आपकी सिस्टमिक डिजीज़ है ऑटोइम्यून, वो सवेयर आपकी जो किडनी है उसके ऊपर जो होता है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, यानी कि उसको इन्वॉल्व कर रही होती है, जिसकी वजह से जो आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स है वो वाइड स्प्रेड जो होता है वो होता रहता है, यानी कि उसका इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपकी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा और वाइड स्प्रेड जो है वो डिपॉजिट होता रहता है। डिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है कि आपको जो 50% है, मोर देन 50% जो ग्लोमेरुलर है वो इन्वॉल्व हो चुकी है। प्रोलिफरेटिव का क्या मतलब होता है कि आपकी जो ग्लोमेरुलर है वो क्या हो चुके हैं, प्रोलिफरेटिव है, उसके सेल जो है वो प्रोलिफरेट कर गए, यानी कि क्राउडेड, यानी कि उसके क्या हो गया, ग्लोमेरुलस क्या हो गया, हाइपरसेलुलर हो गया, यानी कि क्राउडेड हो गया, यानी कि उसके जो सेल्स हैं वो क्या हो गए, क्राउडेड सेल्स, या फिर हाइपर सेलुलर, ठीक है, यानी कि उसकी इन्फ्लामेशन क्या हो गया, बढ़ गया। तो वो कहते हैं ऑफन ड्यू टू SLE थिंक अवेयर लुपस, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव या मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव, ऑफन प्रेजेंट नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम कंकरेंटली। अब नेफ्राइटिक है या नेफ्रोटिक है, एक्चुअली ऑफन मिक्सड होता है। क्यों? क्योंकि जो डैमेज होती है वो इतनी सवेयर होती है कि आपके RBCs भी लीक हो रहे होते हैं। आप जहाँ भी ये कंडीशन पड़े ना कि दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो आप समझ जाएं कि ये कौन सी है, नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक दोनों है, और प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिल रहा होता है आपको, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में होता है। फिर वो बात करता है कि आइदर इट्स अ वायर लूपिंग ऑफ कैपिलरीज, यानी कि इस तरीके से आपकी जो है ना वो वायर लूपिंग की तरह होती है कि जो आपके सब एंडोथेलियम डिपॉजिट होता है ना, वो कैपिलरी वॉल को जो है वो बहुत ज़्यादा क्या बना देता है, थिक। जब थिक बनाता है तो उसको साथ साथ वो क्या बना देता है, लूप लाइक, यानी कि एक तो आपको थिक बना देता है ऐसे, ठीक है, और उसको क्या बना देता है, ऐसे थिक बना देता है, और लूप लाइक जिस तरह रस्सी की तरह होती है ना वैसे बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और लाइट माइक्रोस्कोप पे जो है वो कैपिलरी लूप ऐसे लगती है जैसे जो है ना उस पर जो है वो तार लिपटी नहीं होती ऐसी किस्म की, ऐसे जो तार लिपटी हो, ठीक है। तो वो क्या होती है वायर लूपिंग, मतलब एक तार एक चीज़ के ऊपर क्या होती है, लिपटी होती है ऑफ कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज के ऊपर, और वो उसे क्या बना देती है, बहुत ज़्यादा थिक बना देती है। ग्रैनुलर पैटर्न में मैंने आपको बता दिया कि इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स की वजह से हमेशा आपको ग्रैनुलर पैटर्न ही देखने को मिलेगा, जो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। यहाँ आपने ऊपर पढ़ा है यहाँ पे ग्रैनुलर, ये ग्रैनुलर कास्ट किस वजह से होता है, कैन बी अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस विच इज़ ऑटोइम्यून, एंड इसके अंदर आपको दानेदार जो है वो अपीयरेंस जो है देखने को मिल रही होती है। फिर वो कहता है कि क्या कहते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे सब एंडोथेलियम मिलते हैं, समटाइम्स सब एपिथेलियम और इंट्रा मेम्ब्रेनस IgG बेस्ड इम्यूनो कम्प्लीमेंट जो पैटर्न्स होते हैं ऑफन विद C3 डिपोजिशन, यानी कि जो आपके कम्प्लीमेंट सिस्टम का जो पैटर्न है, यानी कि C3 है, आपको वो जो है वो उसकी डिपोजिशन देखने को मिल रही होती है बिकॉज ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़। तो डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव इट्स अ बोथ नेफ्रोटिक प्लस नेफ्राइटिक डिजीज़। नेक्स्ट बात करते हैं एल्पॉर्ट सिंड्रोम की। अब एल्पॉर्ट सिंड्रोम के अंदर ये आपकी किसी किस्म की भी इम्यून डिजीज़ नहीं होती,
इट्स बेसिकली टाइप 4 कोलाजन डिफेक्ट। टाइप 4 कोलाजन जो होता है वो कहाँ होता है, आपका होता है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। टाइप 4 कोलाजन म्यूटेशन लीड्स टू ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन अल्टरेशन, मोस्टली एक्स लिंक डोमिनेंट। आई प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही होती हैं, यानी कि आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन्वॉल्व कर रहा होता है। उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रही होती है, आई प्रॉब्लम्स, रेटिनोपैथी, एंटीरियर लेटिकोनस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, SNHL, कांट सी, कांट पी एंड कांट हेयर अभी। यानी कि टाइप 4 कोलाजन की वजह से आपको इफेक्ट उसका कहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, कॉक्लिया पे और आपके आई स्ट्रक्चर पे। ये तीन चीज़ें, ठीक है ना, तीन चीज़ों के ऊपर आपको उसका असर देखने को मिल रहा होता है। अब उसकी वजह से आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, हियरिंग लॉस हो रहा होता है, आई के मसले जो सब वो आ रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि एल्पोर्ट सिंड्रोम पेशेंट कांट सी, आई प्रॉब्लम, कांट पी, किडनी का प्रॉब्लम, एंड कांट हेयर, यानी कि आपको कानों का मसला। फिर वो कहता है इरेगुलर थिनिंग एंड थिकनिंग ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर आपको जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके अंदर आपको एक तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आपको इसके अंदर जो है वो टाइप 4 कोलाजन की म्यूटेशन की वजह से जो इसकी लाइनिंग्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन की वो ज़्यादा थिक हो जाएंगी और इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि थिनिंग एंड थिकनिंग, थिन भी होंगी और थिकन भी जो है वो हो जाएंगी। वो कहता है इनिशियली नेगेटिव नॉन स्पेसिफिक स्टेनिंग यूजुअली स्टेज नेगेटिव, यानी इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो इसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म का भी इम्यून कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है, इट्स बेसिकली टाइप 4 कोलाजन म्यूटेशन, ठीक है। तो एंटी GBM एंटीबॉडीज़ ना दिखाई देती हैं, ना इसके अंदर ग्लोमेरुलर डिपॉजिट दिखाई देता है। प्रॉब्लम जो होता है वो ये होता है कि आपका जो GBM है, जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वही क्या होती है, डिफेक्टिव जो होता है वो बनी होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टाइप 4 कोलाजन म्यूटेशन। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेरी इंपॉर्टेंट बास्केट वेव अपेयरेंस। अब बास्केट वेव अपेयरेंस होती क्यों है कि इट्स अपेयरेंस ड्यू टू इरेगुलर थिकनिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी कि कभी आपकी क्या हो जाती है, ये थिक, कभी थिन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा थिक एंड थिकनिंग इलेक्ट्रॉन लाइट माइक्रोस्कोप पे, कभी स्प्लिट हो जाती है एंड कभी जो होता है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए इस वोवन इरेगुलर जो पैटर्न होता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, वोवन, VOVEN, इरेगुलर पैटर्न, ठीक है ना। इस इरेगुलर पैटर्न को क्या कहते हैं, बास्केट वेव अपेयरेंस। आप क्लिनिकली आप अगर देखें तो वीक आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है बिकॉज ऑफ टाइप 4 कोलाजन म्यूटेशन, उसकी वजह से हिमोचूरिया होता है, हिमोचूरिया की वजह से आपको क्या देखने को मिल होती है, नेफ्राइटिस की पिक्चर आपको देखने को मिल रही होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज योर मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का क्या मतलब होता है, इट इज़ कॉल्ड एज MPGN। वैसे इसको ना हमने पैथोलॉजी के उससे पढ़ना चाहिए, लेकिन खैर अब इस डिजीज़ में क्या होता है, मेम्ब्रेनो को क्या मतलब है, मेम्ब्रेनो का क्या मतलब है कि आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि आपकी जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है। 1 पॉइंट। प्रोलिफरेटिव है वो क्या मतलब है, मोर देन 50% आपकी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि मेम्ब्रेन जो है वो चेंज भी हो रही है और उसकी क्या हो रही है, प्रोलिफरेशन भी हो रही है। वो कहता है टाइप 1 में भी सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस B वायरस और हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्शन। टाइप 2 एसोसिएटेड विद C3 नेफ्रोटिक फैक्टर या IgE एंटीबॉडीज, यानी कि कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। परसिस्टेंट कम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेशन लीड्स टू डिक्रीज कम्प्लीमेंट्री सिस्टम C3, यानी कि इस पेशेंट के अंदर आपको टाइप 1 और टाइप 2 चीज़ें देखने, मतलब टाइप 1 मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव और टाइप 2। टाइप 1 के अंदर वो कहता है कि आपको सेकेंडरी, मतलब जो बीमारी होती है वो सेकेंडरी होती है किसके, हेपेटाइटिस B वायरस या हेपेटाइटिस C वायरस या इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ के, और इसके अंदर जो डेपोजिशन होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स वो क्या होती है, सब एंडोथेलियम होती है। अब ग्रेनुल, अब इम्यून कॉम्प्लेक्स है तो बताएं अपीयरेंस कैसी होगी, ग्रेनुलर। भाई इम्यून कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है तो ग्रेनुलर है, नहीं हो रहा कोई और बीमारी है तो पोक्यो इम्यून है, तो किसी किस्म की कोई अपीयरेंस नहीं है। अगर एंटीबॉडीज़ वो कर रही हैं, डिपॉजिट हो रही हैं, तो वो क्या है, आपकी लीनियर है। फिर आ जाती है आपकी टाइप 2। टाइप 2 के अंदर जो होता है वो आपकी डेंस डिपॉजिट डिजीज़ होती है, और इसमें किस में होती हैं, आपकी इंट्रामेम्ब्रेनियस, ठीक है। यहाँ जो आपकी कंप्लीमेंट रेगुलेशन है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है विच इज़ C3 नेफ्रोटिक फैक्टर। अब वो C3 नेफ्रोटिक फैक्टर क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो सी होती हैं वो C3 कन्वर्टेज को जो है वो स्टेबलाइज कर रही होती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ आपकी जो C3 होती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ आपकी C3 फैक्टर को जो होता है वो क्या कर रही होती हैं, स्टेबलाइज कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो जब स्टेबलाइज करती हैं तो आपका जो कंप्लीमेंट्री सिस्टम है, कंप्लीमेंट्री सिस्टम वो क्या रहता है, एक्टिवेट रहता है।
तो उसकी वजह से आपका कॉन्टिन्यूसली C3 कंज्यूम होता रहता है, और वो फिर कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा होता है, आपका इंट्रामेम्ब्रेनस के ऊपर। ये आपका कॉन्टिन्यूसली रिलीज हो रहा है, तो वो कहाँ आ रहा है, आपका इंट्रामेम्ब्रेनस के ऊपर। इसलिए हम कहते हैं कि ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या हो रहा होता है, डेंस डिपॉजिट जो सा मिल रहा होता है, और इसके अंदर आपको ग्रेनुलर अपीयरेंस से ज़्यादा आपको लीनियर अपीयरेंस जो सा होता है वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर मिल रही होती है। फिर वो कहते हैं मेसेंजियल ग्रोथ लीड्स टू ग्लोमेरुलस बेसमेंट स्प्लिटिंग या ट्रैम ट्रैक ऑन HENPS स्टेन्स। अब स्टेन्स के अंदर आपको ट्रैम ट्रैक क्यों देखने को मिल रही होती है, क्योंकि आपके जो मेसेंजियल सेल्स होते हैं जो आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेंट्रली, या जो आपकी कैपिलरीज वॉल होते हैं उसके अंदर जो होता है, ये क्या जो मेसेंजियल सेल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आपके इनके अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, या डुप्लीकेट जो होता है लगने लगती है। यानी कि आप एक चीज़ नेचुरल लें और उसके ऊपर किसी किस्म का पेंट वगैरह कर दें, तो वो क्या लगना स्टार्ट होगी कि यार शायद ये ना कोई डुप्लीकेट है, लेकिन आपने उसके ऊपर क्या किया होता है, कलर किया होता है। तो मेसेंजर सेल्स या जो कैपिलरीज हैं या मटेरियल है, वो कैपिलरी वॉल के ऊपर जब ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं तो वैसे लगता है जैसे कि क्या है, फेक है। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिलते हैं कि एक आपको लग रहा होता है ये नेचुरल है, और दूसरी आपको लग रहा होता है ये फेक है। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन नजर आती है जिसे हम कहते हैं ट्रैम ट्रैक। जिस तरह रेल की पटरी वगैरह नहीं होती, उस तरह जो है वो हमें दिखाई देते हैं। ये देखें ऐसे यहाँ पे जिस तरह दिखाई दे रहा है, खैर यहाँ इससे तो नहीं नजर आएगा ये चीज़ या ये चीज़, दो पटरियाँ जो है वो नजर आ रही होती हैं। खैर टाइप 1 मैंने आपको बताया एंडोथेलियम का एसिड डिपॉजिट है, और टाइप 2 इंट्रामेम्ब्रेनस